6 महीने से तो तुम हेमा शर्मा के कांटेक्ट में नहीं हो। तो तुमने हेमा को तो तुमने अप्रैल में पैसे दिए थे जिसको बोलते हैं 1 लाख, और हेमा ने 15 मिनट में पैसे लौटा दिए थे और सीधा बोला था कि मेरे पर कोई एहसान मत करना, मैं रोटी अपने पैसे की खाऊंगी। तो उसके बाद तो मुझे पता नहीं, तुम अगर तुम इतने दानवीर कर्णवीर हो तो भैया झूठ बोल के ना बनो। बात इतनी ज़्यादा बिगड़ी, मैंने बोला देखो मेरे को अंधेरी में घर चाहिए, उसमें 2.5 करोड़ कहीं से कहीं तक नहीं आता है। ना ही ये बात आती है कि मैं अपना बच्चा बेच रही हूँ, ना ही ये बात आती है कि तुम मुझे 2.5 करोड़ रुपए दो, मैं तुमको बच्चा दूँगी। यहाँ पे सिर्फ ये बात आती है। फिर उसके बाद वो 13 तारीख को आए सुबह 10 बजे, गोल्ड जो था लिया मुझे बिना बताए, बच्चे को लिया, 4 दिन गायब थे। 13 तारीख से 18 तारीख को वो रात को आता है बच्चे को छोड़ने के लिए, खुद नहीं बाउंसर के थ्रू बच्चे को छुड़वाता, और मैं बाहर घूम रही थी क्योंकि मेरा बच्चा 2 साल का हुआ ही था। इसे अब जलन बहुत ज़्यादा हो रही है कि जिसको मैंने गवार बोला वो बिग बॉस में जाके वापस आई, और आज उसी के नाम से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। और बाहर में जाए उसके 2.5 करोड़ तेरे बुढ़ापे में काम आएंगे, तेरी बीमारी में काम आएंगे। कोई इस दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं है जो अपने बच्चे का सौदा करे, और अगर करे तो फिर वो माँ नहीं है। मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया, मेरे सभी यार और दोस्त सबसे दूर कर दिया। इसने मेरे को अपाहिज बना दिया था, अपाहिज, कि अगर मैं तेरी ज़िंदगी से हट जाऊंगा तो तू सड़क पे बैठेगी। हेमा शर्मा खुददार औरत है, भूल गया ये अब कि ये तू नहीं बोला था मुझे। ऑल्सो जिस तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ में भी उथल पुथल मची हुई है, कल हमने देखा कि आपके जो सेकंड हस्बैंड हैं वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं बैठकर, और वो बोल रहे हैं कि मैंने 3 करोड़ 3.5 करोड़ देकर इनको बिग बॉस के घर में भेजा है। 3.5 लाख। अच्छा। हाँ 3.5, वो 2.5 करोड़ वाला मैटर दूसरा है। तो वो कह रहे हैं कि पैसे देकर मैंने हेमा को घर के अंदर भेजा है, मेरे वजह से मैंने उनके पीआर टीम को पैसे दिए हैं, मैंने पैसे लगाए हैं, तब जाके वो बिग बॉस के घर के अंदर है। आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप उससे ये पूछ लेते कि भैया किस आदमी को पैसे दिए और हेमा जी की पीआर टीम कौन है, हमें भी बता दो। आप पहले ये पूछ लेते। जब आप ये बता ही रहे हो तो पर्सन का नाम भी बता दो, और पीआर टीम का नाम रिवील करने में कौन सी बड़ी बात है, कोई चोरी वाली बात तो है नहीं। तो भैया रिवील कर दो तुम। और 6 महीने से तो तुम हेमा शर्मा के कांटेक्ट में नहीं हो। तो तुमने हेमा को तो तुमने अप्रैल में पैसे दिए थे जिसको बोलते हैं 1 लाख, और हेमा ने 15 मिनट में पैसे लौटा दिए थे और सीधा बोला था कि मेरे पर कोई एहसान मत करना, मैं रोटी अपने पैसे की खाऊंगी। तो उसके बाद तो मुझे पता नहीं, तुम अगर तुम इतने दानवीर कर्णवीर हो तो भैया झूठ बोल के ना बनो। क्योंकि तुमने तो खाने के मेरे को ताने दिए, कपड़े के ताने दिए, मोबाइल तक के ताने दिए, मुझे तो छोड़ो मेरे बच्चे को ताने दिए। तो मुझे लगता नहीं कि तुमने ये काम किया होगा। बाकी मैं इसको बता देती हूँ, ये जो बात इन्होंने बोली ये पिछले साल की बात है। अगर मैं सही रिलेट कर पा रही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। एक आदमी हमें टकराया था जब भी मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो आदमी ने ईमेल किया था मुझे कि हेमा जी मैं आपको अपने शो में बुलाना चाहती हूँ, जैसे अपना करण जौहर की, तो बहुत बड़ा कंपेरिजन हो गया, गलत होगा, तो ऐसे कि मुझे आपके साथ ऐसे शो करना है। मैंने कहा ठीक है भैया। फिर उसने जो शायद उसको पता चला कि ये सलमान जी की बहुत बड़ी फ़ैन है, रिस्पेक्ट करती है, मिलना चाहती है, तो उसने ऐसे घुमा फिरा के जो है बिग बॉस तक की बात आई कि मैं तेरे को बिग बॉस में कराता हूँ। भैया बिग बॉस कौन नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो उस चक्कर में जो है हम उसकी बातों में आ गए। उसने पहले 1 लाख मांगा कि थोड़ा सा पीआर हमको करना पड़ेगा, मुझे जो मैसेज आया है बिग बॉस की तरफ से थोड़ा इनकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मैंने ठीक है भैया 1 लाख ले, फिर उसके बाद एक और कि जीएसटी भी लगेगा, जीएसटी फलाना ढिंका करके 2 लाख हो गए। उसके बाद इन्होंने बोला था कि हेमा मुझे लगता नहीं ये आदमी सही है, तो मैंने तब तो सुना। उसके बाद जब मुझे लगा 15 दिन बाद मुझे इसका आदमी का महसूस हुआ, मैंने कहा देख भाई ऐसा है तो मेरे पैसे वापस दे दे। इसने दिए नहीं, तो अपने तरीके से गौरव ने मांगे। जब मेरा तरीका का आया, मैंने कहा देख भैया ऐसा है, मेरी अब एक कंट्रोवर्सी हुई है और तेरी करने में मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो डर गया और उसने जो है सूद समेत जो बनता था कायदे से वो पैसे वापस लौटा दिए। अच्छा, लौटा दिए, ठीक है। फिर उस आदमी का फ़ोटो मैंने विशाल पांडे के साथ देखा जो ओटीटी में थे। तो मैंने बिग बॉस की टीम की जिन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने उनको भेजा। मैंने कहा ये आप बताइए ये आदमी कौन है। बोले मुझे नहीं पता। मैंने कहा ऐसे ऐसे इन्होंने मेरे को बिग बॉस के नाम के पैसे लिए थे। तो उन्होंने मुझे क्लैरिफाई किया कि हेमा बिग बॉस कभी भी किसी से कोई पैसे डिमांड नहीं करता है, हम रियल पर्सन चूज़ करते हैं एंड वी चूज़ आवर सेल्फ। तो वो भी क्लैरिफिकेशन हो गया था कि आगे कभी ये सब लफड़ों में पड़ना नहीं, क्योंकि तब तक मेरा हुआ नहीं था। ठीक है। तो वो 2 लाख बात थी, 2 लाख में से 1.60 शायद आ गए थे। उसी बात करते हैं 2.5 करोड़ की, आप पूछे मैं खुद ही बता देती हूँ। डिवोर्स की बात आती है, वो आदमी ने मेरे को 2.5 से 3 साल में बहुत डिवोर्स बोला। मैंने कहा भाई ये देगा नहीं, मैं देती हूँ, क्योंकि मैं हो गई परेशान।
मैं गई वहाँ पे जाके कि भैया एक डोमेस्टिक होगा या तो म्यूचुअल होगा, क्योंकि जो तुमने इसके साथ किया वो डोमेस्टिक बनता है कायदे में, लेकिन फिर भी तू अब देख ले। तो उसने बोला ओके आई विल गो फॉर म्यूचुअल। म्यूचुअल में जाते हैं तो कि भैया इसकी क्या मेरी डिमांड है। मेरी कोई डिमांड नहीं है। कानूनी तौर पे जो गोल्ड है वो हेमा जी का बनता है, क्योंकि स्त्री धन है, वो भाई साहब ने अपने पास रख लिया, उन्हीं के पास है वो, ठीक है। कि अब और क्या चाहिए। मैंने कहा भैया मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक तो मुझे घर दे दो, ठीक है। अलीगढ़ में उनका एक घर है, शायद आपको पता होगा। उन्होंने मेरे को मार्च के आसपास उन्होंने मुझे ये पेपर दिए थे कि हेमा मैं चाहता हूँ ये मेरे जीते जी ये मकान तुम अपने नाम करा लो, क्योंकि आजकल किसी का पता नहीं। उन्होंने इशारा अपने भैया की तरफ किया था, पर चूँकि मैं हरामजादी औरत नहीं हूँ, मैंने बोला नहीं, ये तुम्हारा पहला घर है, तुम्हारी मेहनत की कमाई का है, मैं चाहती हूँ इस पर नाम हमेशा आपका रहे। हाँ, ऐसा कुछ करके जाओ कि इन केस भगवान ना करे कुछ होता है तो ये ऑटोमेटिकली मेरे नाम आ जाए। ये सब होने के बाद 28 मार्च को मेरा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं मुंबई से जाने के लिए मना कर देती हूँ। तो वो उन्होंने गोल्ड भी ले लिया, मेरा गोल्ड दे, और वो मकान के पेपर भी ले लिए। इस बीच में भी जब हमारा सुलह था तो उन्होंने काफ़ी बार बोला कि वकील से बात करो, बट चूँकि मैं खास इंटरेस्टेड नहीं थी तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या चाहिए, तो मैंने बोला घर चाहिए। तो बोले ठीक है मीरा रोड में देता हूँ। मैंने क्या बोला, देखो मैं काम करती हूँ अंधेरी, मेरे को अंधेरी में दो। उससे पहले जब हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी तो उन्होंने 2 करोड़ का लोन लिया हुआ था, और उनकी ये प्लानिंग थी कि मैं एक घर खरीदूंगा। तो बीच में हमारी प्लानिंग ऐसी चल रही थी कि दिल्ली भी ले सकते हैं, मुंबई भी ले सकते हैं, तो वो लोन सब जगह अप्लाई होता है, कहीं पर भी ले सकते हैं। तो जब मैंने ये घर चेंज किया, बहुत छोटे घर में आई, तो उनको भी ऐसा लगा कि हेमा यार अब एक काम करते हैं, मैं घर खरीदता ही हूँ और यहाँ से डायरेक्ट अपने घर में जाएंगे। तो हमारी बात बिगड़ने से पहले वो मुझे लेके गए, 2.5 से 3 करोड़ का घर दिखाया। मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, तो मैंने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैंने भाई इतना बड़ा भी नहीं लोगे तो भी चलेगा। बात इतनी ज़्यादा बिगड़ी, मैंने बोला देखो मेरे को अंधेरी में घर चाहिए, उसमें 2.5 करोड़ कहीं से कहीं तक नहीं आता है, ना ही ये बात आती है कि मैं अपना बच्चा बेच रही हूँ, ना ही ये बात आती है कि तुम मुझे 2.5 करोड़ रुपए दो मैं तुमको बच्चा दूंगी। यहाँ पे सिर्फ ये बात आती है कि आप मुझे डिवोर्स दे रहे हो, और एक औरत होने के नाते जो मेरा एलुमनी जो बनता है उसके बदले में आपसे और कुछ नहीं मांग रही, घर की छत मांग रही हूँ जिसमें मैं और मेरे 2 बच्चे साथ में रहें, फ्यूचर सिक्योर भी हो सके। बस हाँ, उसके अलावा और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और वो आदमी अच्छा खासा कमाता है, लग्जरी लाइफ जीता है। जो आदमी डेली 22,000 की दारू पीता हो, हमेशा बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हो, ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करता हो, तो वो आदमी। और मैंने तो बोला नहीं था तो तुम 2 करोड़ का लोन लो, तुमने अपनी मर्जी से लिया, क्योंकि तुमको पता है कि तुम 2 करोड़ का लोन चुका सकते हो, है ना। मेरे तो उसमें सिग्नेचर भी नहीं है, सब तुम्हारा ही हिसाब किताब है। तो कहीं ना कहीं जो आदमी 2 करोड़ का लोन ले सकता है मुस्कुराते हुए, तो तुम्हारी कैपेसिटी है, तो तुम मेरे से बात तो करते। तो उन्होंने बोला नहीं, तो फिर अंधेरी में तो मेरा बजट नहीं है। तो मैंने ये बोला फिर आप मेरे लॉयर से बात करो। लॉयर ने उनको 5 बार बुलाया, एक बार भी सामने आके नहीं बैठे। तुम डिवोर्स देना चाह रहे हो, तुम लॉयर के सामने नहीं बैठे हो, डिवोर्स कैसे होगा। तो 5 बार बुलाया। मेरा हार्ट का पल्पिटेशन फास्ट है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने अभी फ़्लाइट ले लिया है, और तुम 15 दिन जो है तुम जय किशोरी के भजन सुन रहे हो। अरे भैया सीधी सीधी बोलो, आई एम इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। फिर उसके बाद उन्होंने 1 महीना घुमाने के बाद फिर आदमी ने मेरे साथ पैचअप करने की कोशिश की। फिर 1 महीना पैचअप में चला, फिर पता चलता है कि उन्होंने एडवोकेट को रिश्वत देने की कोशिश की मेरे खिलाफ। ओह, फंसाने के लिए। अमाउंट अगर बता दूंगी तो आप बोलोगे क्या बात कर रही हो हेमा जी। बता ही दीजिए। नहीं, वो मैं चाहती हूँ एडवोकेट से पता चले तो बात की वजन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसके बाद जब ये मुझे पता चला तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार जब बात नॉर्मल होगी, मैंने कहा यार तुमने एडवोकेट को ऐसा ऐसा बोला गया। अरे नहीं, वो एडवोकेट हमारा घर तोड़ना चाह रही है। ये ब्लेम उन्होंने एडवोकेट को भी लगा दिया। अरे आप हमारा घर तोड़ना चाह रही है, हम दोनों तो बहुत खुश हैं। तो एडवोकेट को बुरा लगा कि भैया मैं क्यों तेरा घर तोड़ूंगी, तुम खुद ही तो डिवोर्स चाहते हो। तो फिर उसके बाद कि हेमा ठीक है यार, ये तो समझ नहीं आ रहा, तो उल्टा पागल आदमी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। और अच्छा हुआ वो रिश्वत वाली बात मैंने कबूल नहीं की, ये तो साला मेरे पोस्टर लगवा देता ये तो फिर जब ये बात हुई तो फिर उनको लगा बात बिगड़ गई है, और उसके बाद बात बिगड़ ही गई। फिर उसके बाद वो 13 तारीख को आए सुबह 10 बजे, गोल्ड जो था लिया मुझे बिना बताए, बच्चे को लिया, 4 दिन गायब थे। 13 तारीख से 18 तारीख को वो रात को आता है बच्चों को छोड़ने के लिए, खुद नहीं,
बाउंसर के थ्रू बच्चे को छुड़वा था और मैं बाहर घूम रही थी, क्योंकि मेरा बच्चा 2 साल का हुआ ही था और हुआ भी नहीं था, बाद में हुआ। तो ये कौन से महीने की बात है? ये अप्रैल की, ये मई की बात है, मई की बात है। मई की बात है, और उसका जन्मदिन आता है 19 जुलाई। ठीक है, तो जब एडवोकेट ने बोला कि ये क्राइम है, तुम कैसे लेके जा सकते हो, तो भाई साहब ने बच्चा लेके जाने से पहले रिकॉर्डिंग चालू कर ली थी, तो वो मुझे पता नहीं था। तो जब से ये बच्चा हुआ है तब से उसने मेरे से बच्चा छीनने की गलती की है, और ये दूसरी बार था कि उसने मेरे से बच्चा दूर रखा, ये दूसरी बार था। पहले 2 दिन रखा और ये 4 बार रखा। तो उसने, तुम दोनों मरो, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा मेरे पास रहेगा, बच्चा मेरे पास रहेगा, मैं बच्चे को लेके जाऊँगा। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसने मुझे, मेरे बड़े बेटे को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से या चाय में से मक्खी निकाल देते हैं, कि तुम दोनों अब निकलो मेरी ज़िंदगी से। तुम दोनों हो कौन, कौन हो तुम? बहुत लंबी स्टोरी है। पर ये डिफरेंसेस शुरू क्यों हुए हैं? आपको लगता है कि उनको लगता है कि उन्होंने मेरे से शादी करके ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि उनको लगा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हेमा से शादी करके, क्योंकि फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं ना, तो वहाँ पे माइंड बन जाता है कि फ़ायदा होना चाहिए, 2 रुपये का 3 रुपया होना चाहिए। लेकिन ये उल्टा ही हो रहा है, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। और गंवार है, साड़ी पहनती है, कहीं पार्टी में लेके जाओ तो जो मेरी बातचीत करने का तरीका है वो सब करती है। तो पैसा लगाना पड़ रहा है इसके ऊपर ऑलरेडी, और कुछ जमा नहीं उनको, और बहुत ज़्यादा रियल है। तो उनको ओवरऑल लगा कि ये सौदा नुकसान हो गया, फ़ायदे में नहीं हो रहा ये। उनको शायद ये वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अगर किसी सेलिब्रिटी से शादी करता हूँ तो मुझे उसका थोड़ा बेनिफिट होगा, और वो शायद उनको लगा कि मुझे हो नहीं पा रहा है। फिर उनको और ज़्यादा महसूस हुआ जब दलजीत कौर की एंट्री हुई हमारे लाइफ में। अच्छा। तब तक फिर भी मैं शायद उनको अच्छी लगती थी, बट जैसे दलजीत कौर एंट्री हुई तो उनके बाद उनको फिर कंफर्म हो गया कि अरे यार, मेरी वाली तो गंवार है, और निक पटेल की तो जो है बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुकी है। वो बात अलग है, दलजीत पास्ट हो गई, प्रेजेंट हम है। कंपैरिजन करना, वो देख कितनी अच्छी से रखती है, कितनी खुश रहती है, तू तो नेगेटिविटी फैलाती है अपने यूट्यूब पे, और वो देख सिंदूर भी लगाती है, वो देख अपने हस्बैंड का नाम भी आगे लगाती है, और देख कितने अच्छे कपड़े पहनती है, कितने अच्छे से बात करती है। तेरी पब्लिक तो गंवार है, तो मेरी पब्लिक भी गंवार है, मैं भी गंवार हूँ। उसी पब्लिक भी इंटेलिजेंट है, वो भी इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो स्पोर्ट वगैरह कराते हैं ना एयरपोर्ट पे। हाँ, तो हाँ। उनको लगा अरे मेरी वाली तो गंवार है यार, मेरी वाली भी कुछ ऐसी होती तो मेरे भी फोटो क्लिक हो रहे होते। तो अच्छा। जलन तो पैदा हो जाती है। जैसे अब जलन बहुत ज़्यादा हो रही है कि जिसको मैंने गंवार बोला वो बिग बॉस में जाके वापस आई, और आज उसी के नाम से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी। और वो जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने बच्चे को उनसे दूर रखा है, वो एक्चुअली में उल्टा है कि वो बच्चे को लेके जाने की कोशिश करते 2 बार रहे हैं। लेके जा चुका है ना, और मैं तो लिखित में दिखा दूंगी कि मैं एकांश को लेके जाऊंगा, छोटे वाले का नाम मेरा एकांश है, मैं एकांश को लेके जाऊंगा, इस बार मैं आ रहा हूँ और बस मैं एकांश को लेके जाऊंगा, पासपोर्ट रेडी रखना। तो मैं ये सुन सुन के पक गई थी कि ये आता क्यों नहीं है, ये लेके क्यों नहीं जाता है। ये पक गई थी, मैं डिवोर्स सुन सुन के पक गई थी, एकांश को मैं लेके जाऊंगा सुन सुन के पक गई थी। इसलिए इस बार मैंने पासपोर्ट खुद से दे दिया था, जो मुझे दिया नहीं है। बच्चा तो लाके दे दिया, लेकिन पासपोर्ट आज भी उनके पास है। तो 19 जुलाई को मैंने इसलिए नहीं मिलने दिया क्योंकि पासपोर्ट उसके पास है, क्या पता वो लेके चला जाए, फिर मैं क्या करूँगी। और कल को वो कुछ भी बोल सकता है, इल्ज़ाम जैसे अब लगा रहा है, और बाढ़ में जाए उसके 2.5 करोड़ तेरे बुढ़ापे में काम आएंगे, तेरी बीमारी में काम आएंगे। कोई इस दुनिया में कोई ऐसी माँ नहीं है जो अपने बच्चे का सौदा करे, और अगर करे तो फिर वो माँ नहीं है। जी। तो अभी क्या इक्वेशन है, क्या वो बातचीत करने के लिए या उन्होंने डिवोर्स के बहुत लिए सारे तैयार हुए हैं? मेरे 1-2 दोस्तों से बातचीत करने की कोशिश की, बट मैंने बोला पानी बहुत सर से ऊपर उतर चुका है। इसको 2.5 साल में वो काम कर दिए मेरे साथ जो इसको पूरी ज़िंदगी मेरे साथ नहीं करने चाहिए थे। इसने 2.5 साल में वो काम कर दिया, वो बातें बोल दी, वो हरकतें कर दी जो इसको मेरे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं करनी चाहिए थी। मेरा भी छोड़ो, मेरे बेटे के साथ, बड़े बेटे के साथ विद प्रूफ दिखाऊंगी मैं। और फिर आप मुझे बोलेंगे कि हेमा इतनी क्या मजबूरी थी यार, वो की तो फिर भी नहीं मरती। तो शायद वो हेमा कुछ और थी, आज ये हेमा कुछ और है। तो बहुत प्रेशर में ने इसके साथ शादी करके मुंबई छुड़वा दिया, अफ्रीका लेके गए, फिर अफ्रीका से फिर अलीगढ़ में 7 महीने रही, फिर बाद में वापस से फिर अफ्रीका रही 2 महीने। 2 महीने में ज़िंदगी झंड कर दी, निकल यहाँ से, जा मुंबई जाके चल जा, तेरे को 10,000 रुपये महीने के बेचता रहूँगा। इन्होंने मेरी औकात 20 लाख की बताई थी सिर्फ।
तेरी औकात 20 लाख की है, इससे ज़्यादा की नहीं है। अपनी बीवी के बारे में वो ये ऐसी बातें हाँ, करते थे? तेरी औकात 20 लाख की, उससे ज़्यादा की नहीं है। मैं तुझे 10,000 रुपये महीने के बेचता रहूँगा, कोई भी देख लेना छोटा मोटा घर। टिकट करा दिया था मेरा मेरे दोनों बेटों का, वो डेट याद नहीं है, टिकट है लेकिन, कि निकलो यहाँ से, तीनों निकलो। फ़्लाइट में सारा प्रोसेस होने के बाद सिर्फ फ़्लाइट सामने है और मैं यहाँ हूँ, तब बंदे का मैसेज आता है। और तो मैं आपको बताऊँ, जब मैं आ रही थी ना, जब सामान पैक करते हैं तो एक एक सामान इसने चेक किया था कि मैं इसके कोई सामान की चीज़ तो नहीं लेके जा रही हूँ घर की। मेरी साड़ियाँ खुलवाई थी इसने, मेरी तो छोड़ो, जो इसके घर में नौकरानी आती थी ना, उसके साथ भी ये बहुत गंदा बिहेव करता था। वो तो इंग्लिश बात करती है वहाँ की, तो बोलती थी, मैम अगर हमको पूछा जाए और इससे भी ज़्यादा पैसे वाला इंसान हो ना तो साला हम ना रहे, आप कैसे रहती हो। वहाँ की भी नौकरानी निकाल दी थी इसने। मेरे बेटे से पोछा लगवाता था ये, क्या बताऊँ मैं आपको, बड़े बेटे से? बड़े बेटे से। तो आपको लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं ये दोनों शादियां जो थी वो गलत डिसीजन रहा है लाइफ का? मुझे ऐसा लगता है मेरी कुंडली में शादी वाला योग ही नहीं है। अब मैं ये बोलूँगी, कुंडली नाम की चीज़ होती है भैया, ये जो वीडियो देख रहे हो देख लेना, ये भैया पंडित को दिखा लेना। अगर पंडित देख भी बोले कि भैया मामला ठीक नहीं है, मत करना। मेरे को पहली शादी में भी बोला था कि कुंडली मैच नहीं हो रही, दूसरी में बोला था कि हेमा ये शादी तेरे ऊपर भारी रहेगी, बट मैंने की। वो बोलते हैं कि मैं प्यार में पागल हो गया था, फलाना ढेंगा। भाई तूने प्यार किया कब? प्यार करता तो ये हाल ही नहीं होता, तू पैसे गिनाता ही नहीं, प्यार हुआ ही नहीं था तुझे लगा कि चलो कर लेते हैं। और मैं बता देती हूँ, मेरे दोनों हस्बैंड पहले से डाइवोर्स ही थे। अच्छा। हाँ, उनकी दोनों की सेकंड शादियां हाँ, थी? तो ये दूध के दूल्हे नहीं है, ये पहली वाली गई है तो कुछ तो कारण रहे होंगे, कांड तो किए होंगे, तो सारा ठेका सारा जुर्माना मेरे ऊपर न डालो। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं औरतों के ऊपर जब एक शादी टूट जाती है और दूसरी शादी भी नहीं चलती तो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम जो है वो औरतों के ऊपर ही लगता है? इस इल्ज़ाम के चक्कर में तो 2.5 साल जेल लिया, पर ये तो पता नहीं फिर कुंडली में कौन सी एनर्जी आई मेरे कि भैया अब तू नहीं देगा मैं दूंगी। ये एनर्जी अब आई है मेरे अंदर, और जिसकी बदौलत 6 महीना, सिर्फ 6 महीने में मैंने मेहनत की अकेले। नहीं तो मैं अगर साथ में होता तो बिग बॉस में पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि ये जहाँ बैठ रही हूँ वहाँ वीडियो कॉल, हग रही हूँ तो वीडियो कॉल, किसी से बात कर रही हूँ तो वीडियो कॉल, सलून जाती हूँ तो वीडियो कॉल। इसने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया, मेरे सभी यार और दोस्त सबसे दूर कर दिया। इसने मेरे को अपाहिज बना दिया था, अपाहिज, कि अगर मैं तेरी ज़िंदगी से हट जाऊँगा तो तू सड़क पे बैठेगी बस। मेरा यूट्यूब का बायो है जिसमें लिखा हुआ है, सब कुछ खो जाने के बाद मैं अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कमाने आई हूँ। ये वही औरत लिख सकती है जिसकी इज्जत की धज्जे उड़ाई हो किसी आदमी ने। तो आपको मेंटली भी टॉर्चर करते थे, फिजिकली कभी अब्यूज़ किया है? मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली जो भी होता है वो सब किया है, सब किया है, और वो प्रूफ के साथ दिखेगा आने वाले समय में। और तुझे भी जो दिखाना हो वो भी दिखा लेना, फिर उसकी भी हम कहानी बता देंगे। अब हाल फिलहाल में आप क्या चाहती हैं? आप उनसे डिवोर्स चाहती हैं? डिवोर्स तो होना तय ही है ना। डिवोर्स तो मैं अगर बिग बॉस, मैं ही तो पहले एडवोकेट के पास गई, एडवोकेट ने 5 बार बुलाया, तुम आए नहीं। तुमको भी डिवोर्स चाहिए था तो तुम 2.5 करोड़ के तुम मेरे को इल्ज़ाम लगा रहे हो, बात तो करते, पूछते तो सही, एक बार बोलते तो सही मुझे। जाके तुमने डिक्लेयर कर दिया। जिस लड़की ने गोल्ड के 40 लाख का 30 लाख का जो भी गोल्ड था तुम लेके चले गए, एक आहा तक नहीं भरी। पहले हस्बैंड से मैंने 1 रुपया नहीं लिया है डिवोर्स में, 1 रुपया। तुम उस लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो जो आज अपने पैसे का खाती है और बच्चों को खिलाती है, और उसी की वो मैं जो भी सेवा कर पा रही हूँ वो कर रही है। तुम उस औरत के ऊपर लगा रहे हो इल्ज़ाम जो आज मोबाइल फ़ोन अपने पैसे का इस्तेमाल करती है। जिस औरत ने, बीवी ने तुम्हारा मोबाइल तक वापस कर दिया हो, दिखा तो दे मेरे को कैसी औरत, किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। और खुद बोला है ये आदमी ने कि हेमा शर्मा खुददार औरत है, उसके जैसी औरत मिलना वो सबके बस की बात नहीं है। खुद हेमा शर्मा खुददार औरत है, भूल गया ये अब कि ये तू नहीं बोला था मुझे, तभी तो मैं यहाँ तक आई हूँ, मैं खुददार हूँ। नहीं तो ठीक है, गाली मिल रही, खाना मिल रहा, गाली मिल रही, खाना मिल रहा, ना ऐसा खाना चाहिए ना गाली चाहिए, ख़त्म बात।